हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो जैसा हमने इंट्रो वीडियो में बता दिया था कि हम ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो रहेंगी ये पूरी एक आपको जो है प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगी और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द हम इस अपने जो है विश्व के भूगोल को खत्म कर दें। इसमें कॉस्मोलॉजी से लेकर ओशियनोग्राफी तक, यानी हमारे जो है ब्रह्मांड से लेकर समुद्र विज्ञान तक सभी पर चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में जो अपना कंप्लीट करेंगे वो ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी तक की जो भी कहानी रहेगी वो खत्म करेंगे। ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, मतलब कोशिश करेंगे कि बेसिक चीजों पर रहें, जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है वो सब चीजें पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। देखिए, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में हम जो आज बात कर रहे हैं वो है ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी के बारे में आज हम अपनी बात करेंगे। ठीक, ओके, जरा अच्छा सा एक पेन ले लें हम। चलिए, तो आज किसकी बात करेंगे? हम अपने ब्रह्मांड की, सौरमंडल की और पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्द आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो जाए। चलिए ठीक है, पहले हम ब्रह्मांड पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। क्या है ब्रह्मांड, कैसे आया ब्रह्मांड, कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ये सब चीजों के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा आपको जो है एक पॉइंट दे दूं, थोड़ा सा बता दूं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले जब ब्रह्मांड की चर्चाएं शुरू हुई और इनकी उत्पत्तियों के बारे में जिक्र हुआ कि ये चीजें कैसे बनी, कैसे रहा, सबसे पहले जब किसी भी तरीके की पद्धतियों का यूज नहीं किया गया था, किसी भी तरीके के टेलीस्कोप या जैसे गैलीलियो स्कोप वगैरह की बात हम करते हैं, जब इस तरीके की किसी भी चीज का जिक्र नहीं किया गया था, तो जो केंद्र में रखा जाता था, मतलब हम आम नागरिक हैं और आम नागरिक के दृष्टिकोण से हम यही देखेंगे कि भाई केंद्र में क्या है कि पृथ्वी को रखा था और हमारा ये मानना था कि केंद्र पृथ्वी में है और जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सूर्य उर्य सब उसके क्या है चक्कर लगाते हैं ना। हमने ये मान लिया था कि सूरज भी क्या है कि पृथ्वी के चक्कर लगाता है। समय गुजरा, कुछ चीजों पर और ज्यादा अध्ययन किए गए, कुछ शोध हुए और तब जाके बात समझ में आई कि दरअसल जो है सेंटर में कौन है, सूरज है और पूरा ब्रह्मांड क्या है उसके चक्कर लगा रहा है। पर चीजें और साफ जब हुई, जब उत्पत्तियों का जिक्र हुआ कि किस तरीके से जो है ब्रह्मांड बना, बिग बैंग थ्योरी जैसी बातें हुई और भी बहुत सारी थ्योरी आई। पर हम मोस्टली जो पढ़ते हैं अपने ब्रह्मांड की उत्पत्ति में वो पढ़ते हैं बिग बैंग थ्योरी को। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, इसे महाविस्फोटक सिद्धांत के रूप में जानते हैं। देखिए, मैं बातें अभी इसीलिए बता रहा हूँ ताकि मैं ये चीजें जब बोर्ड पे समझाऊं, इस पर सब चीजें, अब क्योंकि जो है स्मार्ट बोर्ड है तो सब चीजें लिखी हुई रूप में मिल जाएंगी। फिलहाल मेरा काम थोड़ा सा समझाने का है। तो एक बिग बैंग थ्योरी आई, ठीक है, जॉर्ज लेमेंथियर ने उसे जो है प्रतिपादित किया और उन्होंने डिटेल में सब चीजें समझाई कि किस तरीके से जो है ब्रह्मांड बना और किस तरीके से ब्रह्मांड का विकास हुआ, ये सब बातें। तो बेसिकली अगर एक सवाल पूछा जाए कि भाई ब्रह्मांड क्या है, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा सारा ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड जितनी भी आपको ये छोटी दिखाई पड़ रही है, अगर ये एक आकाश गंगा के रूप में मान लीजिए या जो भी आप देखें, ये वाला जो एरिया है ये एक सेंटर का एरिया है, ये एक आकाश गंगा है और इसके चारों तरफ ये जो घूम रहे हैं, ये भी जो छोटे छोटे आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब क्या है, सौरमंडल है, तारे हैं। कैसे उत्पत्ति हुई? बात ऐसी थी कि एक छोटे से बिंदु के रूप में हम सब चीजों को देखते थे, जिस पर जो हमारा द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान था वो इन्फिनिटी था, मतलब अनंत था, जिसका कोई, और फिर तापमान की अगर हम बात करें तो तापमान भी क्या है, अनंत है, और घनत्व भी कैसा था, अनंत था, घनत्व भी अनंत था। अब क्या होगा, आप इमेजिन करिए कि मतलब इतना द्रव्यमान जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना ताप जिसकी कोई सीमा नहीं है और घनत्व की कोई सीमा नहीं है, वो सभी अगर एक बिंदु पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं विस्फोट तो होगा ही। तो यहां से ये चीजें जो है बिखर गई और ये इस तरीके से बिखरा। ठीक है, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये दरअसल कुछ इस तरीके से सारी चीजों का विस्तार हुआ और ये सब आकाश गंगाओं के रूप में पूरा ब्रह्मांड फैल गया। ये सभी छोटी छोटी अरबों आकाश गंगाएं हैं। अरबों आकाश गंगाओं में अगर एक आकाश गंगा है तो अरबों तारों की बातें की जाती हैं। अब मान के चल रहे हैं कि ये एक आकाश गंगा के रूप में आपके सामने रखा गया है। सेंटर में आकाश गंगा का जो है सेंटर है,
जिस तरीके से एक सेंटर है ये यहाँ पर, और इसके चारों तरफ ये जितने भी ये छोटी छोटी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये सभी क्या हैं, ये तारे हैं। तारे एक तरीके से सौर मंडल है, अलग अलग सौर मंडल है, जिस तरीके से हमारा एक सौर मंडल है उसी तरीके से ये सभी क्या है, सौर मंडल के रूप में इसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। ठीक, अगर हम अपनी अब इस प्रश्न है जैसे कि बात कर रहे हैं कि भाई ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड सभी सौर मंडलों, सौर मंडल जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है जैसे मैंने बताया, सभी सौर मंडलों, आकाश गंगाओं, तारे, ग्रहों और अन्य सभी वस्तुओं और बलों, जितने तरीके के भी बल है आपके, चाहे वो आकर्षण बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, ठीक है, आपके जितने भी तरीके के बलों की बात होगी, उन सभी के समुच्चय जो भी अस्तित्व में है, और इसमें अंतरिक्ष, समय और ऊर्जा भी शामिल है। मतलब आपका जो समय की उत्पत्ति है, आप ये मान के चलिए कि जब ये विस्फोट हुआ और यहां तक ये जो विस्तार हुआ, मात्र 1.43 सेकंड का समय लगा है ये सब विस्तार होने में। तो जो समय की उत्पत्ति है, जो समय की उत्पत्ति है ना, समय की उत्पत्ति, ये भी इसी महाविस्फोटक यानी बिग बैंग थ्योरी पर निर्भर करता है। मतलब समय की उत्पत्ति, उससे पहले समय भी नहीं था, कुछ चीज अस्तित्व में ही नहीं थी, आप ये समझ लीजिए। अगर समय की भी उत्पत्ति अगर हम बात कर रहे हैं तो समय की उत्पत्ति भी कब से हुई है, इसी बिग बैंग थ्योरी से हुई है। कितना समय लगा इस पूरे ब्रह्मांड को बनने में, सिर्फ 1.43 सेकंड में आपको इतना विशाल का ये जो फैलाव है, ये सब चीजें इतने समय में आपके सामने प्रस्तुत हो गई। तो सोचो कितना विशाल का जो है वो विस्फोट रहा होगा, इसीलिए उसे क्या बोला है, महाविस्फोटक सिद्धांत। इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसा मैंने बताया, आकाश गंगाएं हैं, ये जो मैंने बताया, ये जो इस तरीके से फैल रही हैं और ये लगातार विस्तार हो रही हैं। बहुत सारे साइंटिस्टों के इस पर शोध चलते रहते हैं, बहुत से वैज्ञानिक खगोलविद आते हैं जो लगातार इस पर शोध करते रहते हैं। जैसे अभी ही आपके स्टीवन साहब ने एक थ्योरी दी थी, उनका ये कहना है कि बिग बैंग थ्योरी जैसी चीज नहीं है। दरअसल उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का संकुचन और विस्तार होता है, मतलब अभी ये जो है अपने विस्तार की स्थिति में है, फिर ये संकुचित हो जाएगा, मतलब फिर से वही एक बिंदु के रूप में, जैसे अभी ये फैल रहा है, फिर ये सारी एक जगह सिमट जाएंगी कुछ इस बिंदु पर, और फिर से वही विस्तार और फिर से वही संकुचन, कुछ इस तरीके से ये सारा क्रम चलता रहता है। कुछ की ये मान्यता है, इस तरीके के भी शोध हुए हैं। तो कहने का मतलब इसे रेड शिफ्टिंग और ब्लू शिफ्टिंग के नाम से जानते हैं। जैसे अगर आकाशगंगा का फैलाव हो रहा है, इसे बोलते हैं आप रेड शिफ्टिंग और ब्लू शिफ्टिंग। रेड शिफ्टिंग से मतलब है कि अगर चीजें दूर जा रही हैं, मतलब वो रेड शिफ्टिंग में दर्शाई जाती हैं कि दूर जाना मतलब रेड शिफ्टिंग और पास आना मतलब ब्लू शिफ्टिंग। मैं आज मतलब बोल ज्यादा रहा हूं, आप उन पर ध्यान देते चलिए और जो चीजें आप नोट कर पा रहे हैं नोट करते चलिए, ये सारी चीजें काम की है। रेड शिफ्टिंग का मतलब है दूर जाना। तो जैसे अभी मैंने बताया कि अभी विस्तार की स्थिति में है जो यूनिवर्स है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो किसकी स्थिति में है, विस्तार की स्थिति में है। अभी रेड शिफ्ट की घटना घटित हो रही है। उसके बाद जो जैसे मैंने बताया जिस तरीके के शोध चल रहे हैं, उसके बाद ये ब्लू शिफ्टिंग की घटना होगी। ब्लू शिफ्टिंग का मतलब है संकुचित हो जाना। तो उम्मीद है कि ये ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। और उसी एक आकाश गंगा में, जैसे ये सभी आकाश गंगा है, हमारी भी एक आकाश गंगा है जिसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे, ये हमारी आकाश गंगा है, हमारी आकाश गंगा। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मिल्की वे। अगर ये मिल्की वे है तो इसी मिल्की वे में अगर मान के चल रहे हैं कि ये एक तारे की बात कही जा रही है जिसका अपना एक सौर मंडल है, तो उसी मिल्की वे का हमारा जो सौर मंडल है सूर्य, उसी की हम बात करेंगे। अभी तक आपकी ये बातें समझ में आ गई होंगी। मैंने बताया कि बातें जो है बता जाता रहूं, आप नोट करते चलिए क्योंकि इतना समय है नहीं है। एमटीएस का पेपर जो है आपका बहुत जल्दी होने ही वाला है। तो हमारी कोशिश ये है कि बातें ज्यादा बताई जाए, आपके दिमाग में कहानियों के जरिए या फैक्ट के जरिए रखी जाए। उम्मीद है यहां तक की ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें बताया गया है, ठीक है, बताया गया है कि भाई वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड की जो उम्र है वो लगभग
13.7 है, सॉरी ये 7 है, 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है। यानी बिग बैंग थ्योरी की जो घटना है वो तकरीबन 13.7 अरब वर्ष पहले, देख लो कितने समय पहले की बात होगी। यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में प्रमुख सिद्धांत जो है, जो मैं अभी बता गया हूं, बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की जो लगभग आयु है वो 13.7 अरब वर्ष पहले एक अत्यधिक घनी गर्म स्थिति से फैलने में लगा है। मतलब ये सब चीजें मैंने समझा दी है कि किस तरीके से जो है हमारा ब्रह्मांड बना है। जो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा मिल्की वे, जो मैं अभी बता रहा था, मिल्की वे या आकाशगंगा के बाहरी भाग में स्थित है। मिल्की वे आकाशगंगा ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। मैंने बताया था कि जब हमारी जो है ये बिग बैंग की थ्योरी हुई है, मतलब ये घटना घटित हुई है, तो ये जो पूरा फैलाव हुआ है वो अरबों आकाशगंगाओं में है। और एक आकाशगंगा में ऐसे अरबों तारे हैं जो अरबों सौरमंडल को धारण करते हैं। देखिए एक मजे की बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जितना भी आप दावा करते हैं कि हम इतना जानते हैं उतना जानते हैं, तो आप एक छोटी सी चीज आप ये मान के चलिए कि भाई आप जो है ये एक आकाशगंगा है और ऐसी अरबों आकाशगंगा है, और ऐसी आकाशगंगा में आप जो है सिर्फ एक छोटे से तारे के छोटे से एक ग्रह पर है। मतलब आप मान के चले कि ये इतनी बड़ी आकाशगंगा है और ऐसी अरबों आकाशगंगाएं हैं, अरबों, और उसमें आप ये मान के चलिए कि ऐसा कोई एक तारा है आपका सूरज इस आकाशगंगा में, अभी बात करेंगे इसके बारे में भी। और ऐसे तारे के तकरीबन 8 ग्रहों में से आप एक ग्रह पर रहते हैं और दावा करते हैं कि पूरी दुनिया को जो है अपने कंट्रोल में कर लेंगे। कोई अस्तित्व नहीं है आपका, मतलब सच में कोई भी अस्तित्व नहीं है, इतना सा भी अस्तित्व नहीं है आपका पूरी दुनिया में। ठीक है, चलिए समझ गए। तो चलिए आगे चलते हैं। आप समझ गए होंगे ऐसे अरबों आकाशगंगाओं में से एक है आपकी आकाशगंगा। बात करते हैं भैया अपने सोलर सिस्टम पे। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो है इतनी, जैसे यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आकाशगंगाओं में, जैसे एक आकाशगंगा हमारी है मिल्की वे, है ना, जैसे ये है मिल्की वे जो हमारी आकाशगंगा है, उसी मिल्की वे का एक तारा है। एक तारा है कौन सा? सूर्य। ठीक है, और ये सूर्य का ही हमारा क्या है, एक तरीके का सारा सोलर सिस्टम है। इसे समझने का प्रयास करेंगे, है ना। क्या है भैया सोलर सिस्टम में? जैसे हम बता रहे हैं कि भाई एक तारा है और अपने चारों तरफ क्या है, कुछ ग्रहों को धारण करता है, और उसी को तुम क्या बोलोगे? सोलर सिस्टम बोल दोगे। मतलब हमारा तो सोलर सिस्टम है और ऐसे पता नहीं कितने तारे हैं, हो सकता है पता नहीं कितने तारों पर कितने ऐसे ग्रह हैं। अभी हमारे हिसाब से बस एक ही ग्रह पर जीवन है, पर ऐसा है नहीं कि सिर्फ एक ही पर है, हो सकता है पता नहीं कितने एलियंस लोग रहते होंगे। ठीक है, हम अपने सोलर सिस्टम को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी जरा लेंथ को घटा दूं। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो जो सेंटर में है वो कौन है भैया? सूरज है। सेंटर में सूरज है, जिसके चारों तरफ कौन है? ग्रह घूम रहे हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका बुध, उसके बाद आ जाता है आपका शुक्र, उसके बाद आ जाता है आपका पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद बृहस्पति ये है, बृहस्पति, शुक्र, उसके बाद अरुण और हमारा वरुण। ये हमारे जो है 8 ग्रह हैं, है ना, यहां पर लिखे भी हैं। सबसे पहले बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद आपकी पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है और अरुण है और वरुण है। अब देखो कुछ इस तरीके की इनकी संरचना है, इनकी अपनी एक कक्षा है जिसमें सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। हमारा जो सौरमंडल है वो कई तरीके के ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, उल्कापिंड, इन सभी से निर्मित है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो भैया इसमें ग्रह हैं, ठीक है, और क्या है इसमें? उपग्रह हैं, और क्या है इसमें? उल्कापिंड है, उल्कापिंड है, ठीक है, और क्या है? क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह है, और क्या है? धूमकेतु है, धूमकेतु है। ये सब चीजें जितनी भी हैं, ये सब चीजें किसमें है? आपके सोलर सिस्टम में है। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो ये हमारे सारे सोलर सिस्टम का क्या है? हिस्सा है। ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सभी क्या है? हमारे
इस सोलर सिस्टम का हिस्सा है। तो हम बड़े लेवल पर अगर बात कर रहे हैं तो कितने ग्रह हमारे पास? 8 ग्रह। दरअसल 9 ग्रह थे। एक जो है यम ग्रह और था, जिसे हमने जो है 2006 में एक बैठक हुई IAU की, IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, और इसकी एक बैठक ने क्या किया कि यम को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ग्रह, देखो ग्रह होने का ना दरअसल क्या है, ये आप नोट करते चलिए। जैसा मैंने बताया कि आप कोई भी शॉर्ट सी एक डायरी ले लीजिए या कोई भी एक कॉपी, ये सब चीजें लिखते चलिए, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ। बाकी सब चीजें लिखित रूप में तो आपके पास मिल ही जाएंगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि दरअसल ग्रह जो हमारा है, मतलब ग्रह को ग्रह की सूची में रखने के लिए क्या है, अरे यार कहाँ है भाई, ठीक है, ग्रह को ग्रह की सूची में रखने के लिए हमें कुछ नियम और कुछ इस तरीके के सिद्धांत दिए जाते हैं जिनमें हम ग्रहों को रख सके। सबसे पहली बात, अगर मैं ग्रह की बात कर रहा हूं कि ग्रह किसे कहोगे, तो पहला पॉइंट तो ये, उसकी अपनी एक वृत्तीय कक्षा हो। कैसी? वृत्तीय कक्षा। वृत्तीय कक्षा से मतलब वो क्या कर रहा हो, अपनी एक कक्षा में घूम रहा हो, किसी दूसरे की कक्षा में ना हो। दूसरा, उसका खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स हो, मतलब एक गुरुत्वाकर्षण बल हो। गुरुत्वाकर्षण बल इसलिए ताकि वो अपने आप को एक आकृति दे ले, मतलब जिस तरीके से आपको एक गोल आकृति में दिखाई पड़ रहे हैं उस तरीके से क्या हो, इसमें ये जो है पहली बात तो वृत्तीय कक्षा में हो। दूसरा, इनके पास जो है अपनी एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो। इस तरीके के कुछ ग्रहों की बात बताई गई है। पर जो यम ग्रह की मैं बात बता रहा था, तो यम का ये है, यम जो था वो अपनी कक्षा से ना होकर दूसरी कक्षा को काटता था, इसीलिए उसे जो है 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। ये बातें आप यहां तक समझ गए। ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये जितने भी आपको यहाँ पर ये वाली जो दिखाई दे रही है, ये दरअसल क्षुद्र ग्रह की एक बेल्ट है, यहाँ पर ही है ना, ये वाली है। और ये बेल्ट है किसके? हमारे जो है इन ग्रहों के बीच में। मंगल, ये मंगल है आपका, ठीक है, और ये बृहस्पति है, बृहस्पति। ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं। ये भी क्या करते रहते हैं, सूरज की कक्षा में घूमते रहते हैं, सूरज के चारों तरफ घूमते रहते हैं। कभी कभी किसी उल्का पिंड का, मतलब इनका क्षुद्र ग्रह का दिमाग खराब हो जाता है, किसी से भी जाकर टकरा जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर जो घटना घटित हुई थी अब से तकरीबन 6 करोड़ साल पहले की बात है, जब डायनासोर के खात्मे की बात करते हैं। यहाँ पर ये वाली जो है, यहाँ से कोई एक पिंड जो है इससे टकराया था। इसका नाम, मतलब जिस हम पिंड की बात कर रहे हैं उसका नाम है इजिप्टा, ठीक है। इजिप्टा क्या था? इजिप्टा को उल्का पिंड था जो जाकर टकराया था किससे? पृथ्वी से, जब डायनासोर का विनाश हुआ था। तो सोचो मतलब क्या मंजर रहा होगा पूरी दुनिया हिल गई थी, ठीक है। अब यहां से हम जो है अपने एक एक ग्रह की और सूर्य की, इन सब चीजों की बात कर ले रहे हैं। यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे, आपने नोट भी की होगी। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में एक दो लाइन, जैसे क्या लिखा गया है भाई? लिखा गया है कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम जो है वो हमारे सूर्य और उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, चंद्रमाओं, उल्काओं, धूमकेतुओं और अन्य खगोलीय वस्तुओं का समूह है ना। कि भाई बीच में आपका सूर्य है, उसके चारों तरफ जो है आपके ग्रह घूम रहे हैं, उनके ग्रहों के उपग्रह हैं, उसमें जो है धूमकेतु है, चंद्रमा है, मतलब खुद के उनके उपग्रह, इन सब चीजों का एक समूह है। और ये जो पूरा एक समूह तैयार होगा, ये इसे आप क्या बोलोगे? सोलर सिस्टम, है ना। क्या है भैया? ये सोलर सिस्टम। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात कर ले रहे हैं भैया सूर्य के बारे में। ये देखिए सूर्य, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले रहे हैं, ठीक। गर्मी थोड़ी ज्यादा है, पसीना पसीना हो गया, ठीक है भाई। बात कर रहे हैं सूर्य की। हाँ भाई, सूर्य में क्या है? सबसे पहली बात तो हमारा जो है सोलर सिस्टम का ये प्रधान है, जो सूर्य है। पहली बात तो कौन है? हमारे जो भी सोलर सिस्टम है उसका प्रधान है भैया। इसी की वजह से जो है पूरा सोलर सिस्टम हमारा चल रहा है। एक तरीके से जितनी भी तरीके की चीजें हो रही हैं वो सब इसी में हो रही हैं। और हमारे सोलर सिस्टम का तकरीबन 99-98-99% भाग जो है वो यही मतलब भार कह लो या द्रव्यमान कह लो, वो सब किसमें निहित है? हमारे
सूर्य में ही निहित है। ये हमारी आकाश गंगा से, जो हमारी आकाश गंगा है यानी मिल्की वे, उससे तकरीबन 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष दूर चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगा रहा है मतलब उसकी परिक्रमा कर रहा है। किसकी परिक्रमा कर रहा है भैया? आकाश, मतलब हमारी आकाश गंगा की, मिल्की वे की। मतलब ऐसा समझना है कि सभी एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि जो है उसका सेंटर रुका है, वो भी ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा है। सब एक दूसरे चक्कर लगा रहा है। मतलब चांद जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो है सूरज के चक्कर लगा रही है, सूरज जो है तुम्हारी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है, आकाश गंगा तुम्हारा जो है पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है। सब एक दूसरे के, कोई खुश नहीं है। सब ऐसी, कोई इधर पुलिस की नौकरी के लिए परेशान है, कोई एमटीएस की नौकरी के लिए परेशान है, एमटीएस वाले किसी और नौकरी के लिए परेशान है, पुलिस वाले किसी और नौकरी के लिए परेशान है। इसी तरीके के सब जो है एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो है इतने प्रकाश वर्ष दूर, ये सवाल आ जाता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। प्रकाश वर्ष जो है ना, सबसे पहली चीज तो दूरी का, मतलब दूरी का मात्रक है एक तरीके से। ये दूरी है ना। इसे मतलब ऐसा मत समझना है कि लाइट की कोई बात हो रही है। प्रकाश वर्ष से मतलब है कि एक साल में प्रकाश के द्वारा की गई दूरी, मतलब कितनी दूरी तय की है सूर्य के प्रकाश ने एक साल में, उसे क्यों आप क्या बोलते हो? प्रकाश वर्ष बोलते हो। तो इतनी दूर है, इतने प्रकाश वर्ष है। अब सोच लो कि एक साल में कितनी चली होगी, और ऐसी कितनी? तकरीबन 30,000। अगर चक्कर लगाने की स्पीड की बात करोगे ना, तो भैया 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रही है। किसके? आकाश गंगा के। एक सेकंड में आपने इधर बजाई नहीं और निकल गई 250 किलोमीटर आगे। और क्या बात है? और भाई इसमें जो सबसे ज्यादा है, अगर मैं गैसों की बात कर रहा हूं, तो अगर गैसों की मैं बात करूं, ये एक तरीके जो है भैया गैसों का ही गोला है। अगर इसमें मैं गैसों की बात करता हूं तो तकरीबन 71% जो है भाई, 71-74% जो है इसमें हाइड्रोजन है, और तकरीबन 64% कौन है? हीलियम है। ऊर्जा का क्या स्रोत है? ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है? ऊर्जा का ये है कि इसमें होती है एक नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ये क्या होता है भैया? संलग्न से संलयन इसे बोला जाता है। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 4 हाइड्रोजन के परमाणु मतलब मिलकर एक हीलियम के परमाणु को बनाते हैं, और यही ऊर्जा का मेन स्रोत है। इसे ही बोलते हैं नाभिकीय संलयन। जब नाभिक आपस में जुड़ के जो है किसी एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये सारा ऊर्जा का हमारा जो है, तो ये सूरज की कुछ बेसिक सी बातें थी, आपकी समझ में आ गई होंगी। थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बातें लिखी है सूर्य के बारे में, देख लीजिए। सबसे पहले सूर्य का जो व्यास है वो लगभग 1.4 मिलियन किलोमीटर है, जो इसका व्यास है। व्यास मतलब व्यास समझते हो ना, जैसे ये है और ये जो है, मतलब यहां से यहां तक तो ये तो हो गई त्रिज्या, और ये दोनों जब आपके मिल जाएंगे तो इसे व्यास बोलते हैं। पता ही होगा, एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं आपने, जो है मैथ और रीजनिंग में ये सब चीजें पढ़ी होंगी। तो कितना है भैया? 1.4 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद में जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 है, ये 110 है ना, 110 गुना बड़ा है। सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन, जो कि लगभग मैंने बताया था 71-74 की बात थी, ठीक है 74%, और हीलियम तकरीबन 24% से बना है। शेष जो 2% है, जिसमें शेष में 2% का हम अगर जिक्र कर रहे हैं, तो 2% में क्या है? अन्य तत्व शामिल हो जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और आयरन जैसे। सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। कितनी मिनट? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेती है। उसके बाद सूर्य की रोशनी में सभी रंगों का मिश्रण होता है, लेकिन यह हमें सफेद रंग की तरह दिखाई देती है। सूर्य का जो वास्तविक रंग है वो सफेद है ना, ये जलता हुआ या ऐसी इस तरीके की, क्योंकि यह सभी रंगों का क्या है? सम्मिलन होता है। सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर लगभग कितना लिखा है भैया? इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो मैंने बताया था तकरीबन 250 किलोमीटर पर सेकंड। कर लेना, उतना ही आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। तो ये हो गई सूर्य के बारे में बेसिक सी बातें, और मैंने पीछे बातें आपको बताई दी थी। आपको ये चीजें समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात कर ले रहे हैं भैया सबसे पहले ग्रहों की। तो ग्रह का जो क्रम है, सबसे पहले तो ग्रह का एक क्रम देख लो, यहीं पर लिख दे रहे हैं।
ग्रहों का जो सूर्य से बढ़ता हुआ क्रम है उसे देख लो एक बार। अगर यहां पर है आपका कौन, सूर्य, ये सूर्य है, तो सूर्य से जो बढ़ता हुआ क्रम है सबसे पहले आपका आ जाएगा बुध, ठीक भैया। बुध के बाद आ जाएगा आपका अगला शुक्र, ठीक। शुक्र के बाद अगला आ जाएगा भैया पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद अगला आ जाएगा आपका मंगल, और मंगल के बाद ये एक बेल्ट आ जाएगी जिसे आपने जो है क्षुद्र ग्रह की बेल्ट बोला था। और उसके बाद जो अगला ग्रह आएगा वो आएगा बृहस्पति, बृहस्पति। उसके बाद आएगा आपका शनि, और उसके बाद आएगा आपका अरुण, और अरुण के बाद आएगा आपका वरुण। ये है एक पूरा क्रम। और यहां पर कॉपर बेल्ट आ जाती है, इसे भी कॉपर बेल्ट बोल देते हैं। ये भी एक क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है जो कि बहुत बड़ी बेल्ट है ना। ये भी क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है। ये यहां पर जो है लास्ट है। तो ये क्रम है। इन ग्रहों को, ये वाले जो ग्रह हैं इन वालों को जो बोलते हैं आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? आंतरिक ग्रह, आंतरिक। और इन्हें बोलते हैं हम बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह। पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं इन्हें हम, पार्थिव, पार्थिव ग्रह। ग्रहों के बारे में एक बात समझ लीजिए। पहली चीज, ये जो इस वाली बेल्ट से इधर वाले ग्रह है ना, ये सभी सॉलिड स्टेट में और बाहरी ग्रह है। और यहाँ पर ये जितने भी ग्रह हैं वो सब हल्के ग्रह हैं, जो या तो गैस के बने हैं या फिर बर्फ के बने हैं, है ना। ये वाले ग्रह भारी ग्रह है। जैसे आप कोई भी चीज है जो, जैसे भारी चीज होती है ना, वो आसपास ही रहेगी। जैसे अगर तुम कोई चीज घुमा रहे हो है ना, तो भारी चीजें वहीं गिर जाएंगी और जो हल्की चीजें होंगी वो थोड़ी दूर जाकर गिरेंगी। तो वो वाला सीन है। जैसे भैया ये सूरज के चारों तरफ घूम रही हैं, जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ होगा तो ये जब चीजें घूम रही होंगी तो जो भारी चीजें हैं वो पास में ही रह गई और जो हल्की चीजें थी वो थोड़ी दूर चली गई। कुछ इस तरीके से ये भारी चीजें थी तो ये सूर्य के आसपास ही रही, और बाकी जो हल्की चीजें थी वो आगे चली गई। ये मतलब जो है बाह्य ग्रह है। इन्हें बृहस्पति ग्रह भी बोला जाता है। इन वालों को, मतलब बृहस्पति से लेकर जो वरुण तक है, इन्हें जो है बृहस्पति ग्रह भी बोला जाता है, और इन्हें आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह बोला जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे एक एक ग्रह की। यानी हम सबसे पहले बुध से शुरू करेंगे और हम जो है आज वरुण तक बात करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहला जो है हमारा बुध ग्रह ही है। इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं मैं कि बुध ग्रह के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहली चीज तो सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य का निकटतम ग्रह, निकटतम ग्रह। और दूसरी बात, कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद अगले की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा तेजी से घूमता है, मतलब परिक्रमा, सबसे परिक्रमा काल सबसे कम है, सबसे कम। क्यों भैया? सूरज के सबसे पास है तो सबसे कम समय में क्या होगा? परिक्रमा कर देगा। तकरीबन 28 दिन में जो है सूरज की परिक्रमा कर देता है। दिन जो होते हैं वो अत्यधिक गर्म होते हैं। दिन अत्यधिक गर्म है, अत्यधिक गर्म। और रातें जो हैं वो अत्यधिक ठंडी है, अत्यधिक ठंडी है। ये क्या है भैया? बुध ग्रह के बारे में। बाकी कुछ जानकारी ऊपर लिखी है, मतलब ये आप, और भाई ऐसा ग्रह है तो जीवन जीने का तो मतलब ही नहीं बनता। मतलब रात में जो मतलब रात में जो जहां बर्फ पड़ रही है और दिन में जो है उगल रहा है आग से, तो जीवन का तो मतलब ही नहीं बनता। कुछ बेसिक बातें, जैसे सूर्य के निकटतम ग्रह है, ठीक है, और सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह है। इसकी सूर्य से औसत दूरी जो है वो लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर की है, तकरीबन 36 मिलियन मील। और अगर व्यास की बात कर रहे हैं, व्यास का मतलब है जो इसका व्यास मैंने अभी बताया था, अगर ये गोला है तो यहां से यहां तक त्रिज्या, और ये पूरा को अगर तुम मिला दोगे तो ये क्या होगा? व्यास। व्यास को स्मॉल डी से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्यास इतना है, जो सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे छोटा है। तो भाई सबसे पास है और सबसे छोटा भी है। वजन जो है वो, बुध का जो वजन है वो लगभग 3.3 गुना, इस तरीके का कोई मतलब ये आता नहीं है, जो है लिख दिया था। ठीक है, चलिए बुध के बारे में जान गए। और कोई उपग्रह नहीं है, ये बात मैंने लिखी थी, किसी तरह का कोई इसका उपग्रह नहीं है। चलिए भाई अगले ग्रह पर चलते हैं। अगला ग्रह हमारा जो है शुक्र। शुक्र के बारे में थोड़ी सी बातें जान ले रहे हैं। सबसे पहली चीज, शुक्र जो है भैया वो सबसे गर्म उपग्रह है हमारा, ओ सॉरी ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है।
सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। और गर्म होने का जो कारण है भैया वो 95% जो इसके वातावरण में ना वो कार्बन डाइऑक्साइड है, 95, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है। और जो है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका भी उपग्रह नहीं है। वजन और आकार में जो है पृथ्वी के समान है, लगभग जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है इसे, पृथ्वी की जुड़वा बहन, बहुत सारे नाम है इसके, जुड़वा बहन। और शुक्र ऐसा ग्रह है, शुक्र और जो तुम्हारा वरुण है, ये दो ग्रह ऐसे हैं जो मतलब और सभी ग्रहों के कंपैरिजन में विपरीत घूमते हैं। मतलब सभी तो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं और ये जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम में। सिर्फ ये दो ग्रह हैं, एक तो शुक्र और दूसरा वरुण। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कि कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम, बाकी सब ग्रह जो हैं पश्चिम से पूर्व। ये बात थोड़ी कंफर्म कर लेना कि भैया अपने अक्ष की बात कर रहे हैं, ये जो अपने अक्ष पे घूमते हैं, ऐसा मतलब पृथ्वी के चारों ओर अपने अक्ष की बात कर रहे हैं, अपने अक्ष पर ये जो घूमते हैं वो अपने अक्ष पर घूमते हैं, अपने अक्ष पर। ये डाउट रहता है ना कि भाई कहीं सूरज के चारों तरफ, तो सूरज के चारों तरफ नहीं, अपने अक्ष पर घूमते हैं। बाकी सब ग्रह अपने अक्ष पर जो है वो पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। बाकी और बेसिक जानकारी जो है, अब पृथ्वी की जुड़वा बहन है, वजन में जो है वो पृथ्वी के समान ही मानते हैं, तो इसीलिए जो है उसकी जुड़वा बहन। और इसके बहुत सारे नाम है, जैसे इसे किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले शुक्र ग्रह सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, बिल्कुल पता है, ये तो अभी बता के आए हैं। शुक्र ग्रह संध्या का तारा है, संध्या का तारा, क्योंकि भाई उल्टा क्रम हो गया ना इसका, ये इसका थोड़ा सा उल्टा क्रम हो जाता है, चमकता है पहले। और प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं इसे, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह सुबह और शाम के समय आकाश में चमकता है। शुक्र ग्रह की सतह पर तापमान लगभग जो है वो 465 डिग्री सेल्सियस का होता है, मैंने बताया था सबसे गर्म ग्रह है। ठीक, चलिए समझ गए शुक्र ग्रह के बारे में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। उसके बाद आया थी अपनी प्यारी पृथ्वी, क्या बात है। चलिए पृथ्वी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेना है। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ही बातें डिस्कशन करूंगा मैं, पृथ्वी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक, तो इसके बारे में ज्यादा टेंशन मत लेना, पर यहाँ पर थोड़ी सी बातें इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है, जो हमारा ये है तीसरे नंबर का ग्रह है, सबसे पहले तो यहाँ पर सूर्य से तीसरा ग्रह है, सूर्य से तीसरा ग्रह। देखो इसके लिए अगर तुम्हें क्रम याद करना है ना, तो थोड़ा ऐसे याद कर लो, जैसे मैंने बताया था भाई, पहले कौन सा है, बुध है, उसके बाद कौन सा है, शुक्र है, उसके बाद कौन सा है, पृथ्वी है, उसके बाद कौन सा है, मंगल है, ठीक है, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, और उसके बाद वरुण। इसके बारे में थोड़ा सा देखो, इस तरीके से जान सकते हो, मतलब आपको ना दिन याद कर लो, दिन, जैसे बुध आएगा और एक एक दिन छोड़ के करना है। सबसे पहले जैसे बुध आएगा, बृहस्पति छोड़ो, फिर क्या आएगा, मतलब आप बृहस्पति को मिस कर दो, बृहस्पति, और बृहस्पति को जैसे मिस करोगे अगला एक दिन ब्रेक करके जाना है, मतलब बुध एक दिन ब्रेक, उसके बाद शुक्र, उसके बाद एक दिन ब्रेक यानी शनि, और फिर आ जाएगा कौन सा, संडे। तो भैया संडे कहाँ बिताओगे, संडे पृथ्वी पर ही बिताओगे, छुट्टी है, कहीं और ग्रह पर थोड़ी जाओगे, तो ये संडे हो गया भैया, छुट्टी बिताओ आराम से। उसके बाद में सोमवार, तो सोमवार तो आएगा नहीं, सोमवार से मैंने बोला है एक दिन स्किप करना है, एक दिन प्लस एक दिन करके चलना है, तब याद होगा। बुध से एक दिन स्किप करा, शुक्र से एक दिन स्किप करा, इतवार, और इतवार मतलब संडे आप पृथ्वी पर बिताओगे। उसके बाद जो है एक दिन स्किप करा सोमवार से, फिर अगला दिन कौन सा, मंगल, फिर मंगल के बाद कौन सा आएगा, बुधवार, और बुध को स्किप करोगे आप, जैसे कि मैंने बोला है एक स्किप करोगे, फिर कहां पर पहुंचोगे, बृहस्पति, और बृहस्पति पर फिर एक दिन स्किप करोगे, बृहस्पति के बाद शुक्र को आप जो है स्किप कर दोगे, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, शनि, हो गया क्रम। और ये अरुण वरुण ये तो बेचारे यहीं रहते हैं, ये पड़े रहते हैं, इनका बेचारों को और कोई काम नहीं है, यहाँ से सवाल ववाल भी ऐसा कुछ पूछे नहीं जाते। तो ये क्रम इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक, अगर ये ट्रिक थोड़ी सी पसंद आई हो तो भैया लाइक भी कर देना वीडियो को, और शेयर तो कर ही देना। चलिए ठीक है भाई, ये तो पृथ्वी के बारे में हम बात कर रहे थे, ये क्रम हो गया। चलिए ठीक है, तो भाई बात इस तरीके से है। अब हम जो है थोड़ी अपना प्यारी पृथ्वी के बारे में बात कर ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो भाई तीसरा ग्रह है, इसे नीला ग्रह भी बोला जाता है, नीला ग्रह। नीला ग्रह किस लिए बोला जाता है, क्योंकि भैया पानी है, और पानी दूर से जो है आपको जो है नीला दिखाएगा। एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है,
एकमात्र ग्रह जिस पर क्या है, जीवन है। अगर आप इसकी परिक्रमा की बात करते हैं कि भाई सूर्य की परिक्रमा कब कर लेता है, और सबसे बड़ी बात है कि अपने अक्ष पर क्या है, अपने अक्ष पर झुका है, अपने अक्ष पर झुका है। कितना झुका है, 23.5 डिग्री। और इसी के कारण इसमें क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन जो होता है भैया वो इसी कारण होता है क्योंकि ये झुका है। ऋतु परिवर्तन, सूरज की किरणें जो हैं कुछ लंबवत पड़ती हैं, कुछ तिरछी पड़ती हैं, इसलिए क्या है आपका ऋतु परिवर्तन हो जाता है। अपने अक्ष पर झुका है 23.5 डिग्री। अगर खुद की जो है अपने अक्ष पर घूमने की घूर्णन गति की हम बात करें, एक बात और बताना भूल गया कि जितने भी ग्रह हैं इनकी दो गति है। ग्रह जितने भी हैं इनकी दो गति है, एक तो घूर्णन गति, ठीक है, और एक परिक्रमण गति, परिक्रमण या परिक्रमा। तो एक तो ये भैया अपने अक्ष पर घूमते हैं, अपने अक्ष पर घूमेंगे, और एक सूर्य के चारों ओर, उसे आप बोलोगे परिक्रमण, ठीक। तो जो घूर्णन है इसका वो है तकरीबन भैया 23, ये है भैया कितना, 23 घंटे 48 मिनट और 4 सेकंड है मेरे ख्याल से, कुछ ऐसी है, 4 या 6 सेकंड, इतना ही है, ठीक। और जो उसकी बात कर रहे हैं हम परिक्रमण काल की, जो इसका परिक्रमण काल है वो है भैया 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, इतना समय लगता है। इसे तकरीबन जो है तुम 6 घंटे बोल दो, और ये 6 घंटे जब भैया 4 साल में जुड़ते हैं तो एक लीप वर्ष बनता है जिसमें 366 दिन होते हैं, है ना, ये तो पता ही होगा। ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई। इसका भैया एक उपग्रह है, इस पर जो है उपग्रह है, और इसका एक ही उपग्रह है जिसका नाम है, चंद्रमा। चंद्रमा है जो इसके जो है चारों ओर परिक्रमा करता है। ये तो होगी भैया सूरज, मतलब हमारी पृथ्वी की छोटी मोटी सी बातें। और जैसा मैंने बताया कि पृथ्वी के बारे में अब हम ज्यादा डिटेल में पृथ्वी के ही बारे में बात करेंगे। आज जो है हम जल्दी से इन सब चीजों के बारे में खत्म कर ले रहे हैं जिससे कि हमारे सारे ग्रह खत्म हो जाएं आज, क्योंकि हमें अपना जो है पूरा सौर मंडल वगैरह खत्म करना है। और इसकी कुछ बेसिक बातें जो है भैया, पृथ्वी की जो आयु है वो लगभग कितनी है, 4.3 अरब वर्ष तब से ये बनी है हमारी। बहुत इसने जो है बहुत कुछ झेला है, बर्फ, तापमान, वो तो सभी ग्रहों ने झेला है, खैर इसने भी बहुत ज्यादा झेला है। अगर कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लगभग 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 71% पर जो है वो महासागर है, और मात्र 29% पर क्या है आपका स्थल है, यानी कि लैंड है, ठीक। ये हो गई बेसिक सी बातें। इसी तरीके से हम और ग्रहों पर चल रहे हैं। चलिए थोड़ी और बात कर ले रहे हैं, और बृहस्पति नहीं, मंगल, सॉरी पहले मंगल आएगा। तो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को जो है भैया लाल ग्रह बोला जाता है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए, मंगल ग्रह जो है वो कैसा ग्रह है, लाल ग्रह है, लाल ग्रह, ठीक। और ये तकरीबन 25 डिग्री झुका है अपने अक्ष पर, तो इस पर भी ऋतुओं का परिवर्तन होता है। पर क्या है कि अभी इस तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए जो है बहुत सारे लोग मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, क्योंकि पृथ्वी पर जो है बहुत जल्दी त्राहिमाम मचने वाला है। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिस तरीके से बहुत घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, उस तरीके से पृथ्वी का बहुत जल्दी आसपास ही आ गया जीवन काल। उसके बाद जो है उपग्रह की अगर हम बात करें तो 2 उपग्रह हैं इसके, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीबोस, फोबोस और डीबोस, ठीक। तो ये मंगल ग्रह की बेसिक सी बातें हो गई। और एक इस पर पर्वत है, निक्स ओलंपिया, ये भैया पर्वत है जो कि एवरेस्ट का, हमारे जो एवरेस्ट है उसका 3 गुना है। मतलब सोचो कितना, मतलब ऊंचा पर्वत है हमारा, मतलब मंगल ग्रह का जो हमारा एवरेस्ट है उसका भी 3 गुना, मतलब समझ लो कितना ऊंचा होगा। ये जो है पूरे यूनिवर्स का, मतलब यूनिवर्स तो नहीं पर हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत होगा।
तो दो ग्रह मैंने बता दिए, फोबोस और डिवोस। ये सब चीजें बेसिक बातें हो गई। देखो लाल ग्रह मतलब मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसकी सतह जो है आयरन ऑक्साइड यानी कि लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखाई पड़ती है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, ये वाला है ना कि भाई लाल है तो किस कारण है, तो याद रखना लौह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड के कारण हमें ये कैसा दिखाई पड़ता है, लाल दिखाई पड़ता है। अगले ग्रह पर चलना है। अब इसके बीच में मतलब जैसा मैंने अभी बताया था, यहां पर एक बार और बता दूं कि ये जो मैं बता रहा था कि यहां पर ये मंगल है, ठीक है, और ये जो है बृहस्पति है, बृहस्पति, और इसके बीच में ये जो है ये वाले, ये क्षुद्र ग्रह की बेल्ट है एक, इसे क्या बोलोगे आप, क्षुद्र ग्रह। कौन से है भैया, क्षुद्र ग्रह की पट्टी। ये क्षुद्र ग्रह की क्या है, एक पट्टी है जो मंगल और बृहस्पति ग्रह की है, जिसमें मैंने बताया था कि एक उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह जो है इजिप्टा, इसी ने क्या बचाया था, त्राहिमाम बचाया था दुनिया में हमारी वाली यानी कि इस पृथ्वी पर। ऐसा ही कोई दूसरा और आएगा जो त्राहिमाम मचाएगा। चलिए अब मंगल ग्रह के बाद चलते हैं भैया अपने बृहस्पति। अब इसके बारे में ना ये वाले जो जितने भी ग्रह हैं इनके बारे में ज्यादा डिटेल में मत पढ़िए, मतलब इतना कुछ खास यहाँ से आता नहीं है, बस ये है कि आपकी बेसिक समझ में होना चाहिए। तो अगर हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो विशाल आकार है और इसके महासत्ता के धब्बे हैं इस पर। एक चीज और मैं बता दूं, इसके उपग्रह की अगर मैं बात करूं, उपग्रह इसके बारे में बता दूं। देखो सबसे पहले भैया उपग्रह जितने इसके हैं तकरीबन 79 उपग्रह हैं इसके। 2019 से पहले जो है इसके सबसे अधिक माने जाते थे, ये सबसे अधिक थे अभी तक, है ना, ये वाले 79 सबसे अधिक थे। 2019 में जो शनि है, शनि के उपग्रहों की संख्या जो है वो 84 हो गई। तो अब जो है सबसे ज्यादा जो उपग्रहों की संख्या है वो किसकी है, शनि की है। इन दोनों के बारे में बस इतना सा ही एक पॉइंट है जो याद करने वाला है, और ज्यादा डिटेल में मत याद करिए कि भाई क्या है ये वो वगैरह, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, बस यह जानकारी के आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद खत्म करते हैं, अब अगले ग्रह पर चलते हैं। अगला ग्रह क्या है, शनि। और शनि में मैंने बता ही दिया कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है भैया इसकी वलय। ये जो तुम्हें वलय दिखाई पड़ रही है ना, ये वाली ये इसकी वलय के कारण जो है ये बहुत चमकीली होती है। सौरमंडल की सबसे चमकदार वलय की प्रणाली है इसकी, ठीक। और मैंने इसमें बता दिया कि अगर मैं उपग्रह की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उपग्रह तकरीबन इसके जो है भाई 84 उपग्रह हैं और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला यही ग्रह है। ये बातें आपकी समझ में आई गई होंगी। चलिए और पढ़ लीजिए क्या है कि भाई शनि ग्रह को इसके प्रमुख बलों के कारण, मैंने बताया कि मेन इंपोर्टेंट जो चीज है वो है इसकी वलय। देखो मैंने ये बात अभी बताई भी थी, एक बार फिर बता दूं कि ये जो बाह्य ग्रह है ना, जो बृहस्पति ग्रह है, ये ग्रह बहुत हल्के हैं, गैसों और बर्फ के ही बने हुए हैं। इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सॉलिड स्टेट में है जहां पर आप जाकर कभी भी रह लेंगे। मतलब आपके दिमाग में अगर कभी भी आए तो मंगल ग्रह से पीछे पीछे रहना, आगे जाने की सोचना ही मत। जाके रहना है तो एक आध शुद्ध ग्रह पे जाकर जो है अपना प्लॉट स्लॉट कटवा लो भाई, आजकल यूनिवर्स में प्लॉट कट रहे हैं। चलिए ठीक है। तो बलों के कारण क्या है जाना जाता है, और जो सौर मंडल में विस्तृत और सबसे चमकदार है, जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे चमकदार के रूप में जाना जाता है। ये भैया व्यास है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है, मतलब याद करने वाली कोई ऐसी बात नहीं, बस ये है इसे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह मानते हैं शनि को, ठीक। चलिए पहले नंबर पर बृहस्पति और दूसरे पर आपका शनि। चलिए अगला आपका जो है अरुण, इसके बारे में देख लीजिए, ऐसा कुछ खास इंपोर्टेंट बात है नहीं। क्या है अब जो है ये क्रम में अब हमारा सेकंड लास्ट है। अरुण ग्रह जो है इसकी पहचान इसके नीले हरे रंग से होती है जो इसका वायुमंडलीय संरचना में मौजूद है, मीथेन। ये थोड़ा सा एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये याद रखना कि जो नीला हरा रंग है वो मीथेन के कारण है। इसका रंग जो है आकाश में चमकदार नीला दिखाई देता है। और व्यास की बात हो रही है, व्यास मत याद करना, मतलब इतना ज्यादा डाटा भी याद मत करो कि ऐसा ही है कि भाई कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, पर इतना भी नहीं बढ़ रहा कि हर चीजें डाटा के रूप में याद करी जानी है। चलिए हो गई भैया यहाँ तक की बात, और आज का हमारा लास्ट ग्रह, मतलब अब हम अपने लास्ट पायदान पर हैं। देख लें भैया इसे भी, क्या बात कही जा रही है, तो बात ये कही जा रही है कि भैया वरुण ग्रह की जो पहचान है इसके गहरे नीले रंग से होती है। इसके वायुमंडल में संरचना में जो मौजूद है वो मीथेन के कारण है।
अच्छा मेरे ख्याल से शायद वही डाटा हो गया है। चलिए ठीक है, फिलहाल इसमें कुछ इस तरीके की बातों का मतलब ये मत करना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, चलो चलो भाई ठीक है। तो ये हो गई हमारी वरुण की बात, और बाकी आप सब आपने देख लिया होगा। एक शॉर्ट सा रिवीजन देता हूँ, आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने पढ़ा है कि भैया ब्रह्मांड कैसे आया, कहाँ गया। सबसे पहले आपने देखा कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, ब्रह्मांड के बारे में आपने पढ़ा। ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में मैंने बताया कि बिग बैंग थ्योरी पर जो है सब चीजें बनी, किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी आई, किस तरीके से आकाश गंगाएं आई। हमारी आकाश गंगा के बारे में आपने जाना कि हमारी आकाश गंगा मिल्की वे किस तरीके से। उसके बाद में आपने समझा सौर मंडल के बारे में कि सौर मंडल किस तरीके का है, सौर मंडल कैसे काम करता है, और सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। सौर मंडल के सभी ग्रहों के बारे में आपने बेसिक जानकारी ली, कौन कौन से हैं और क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है। ज्यादा डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस समझते चलिए, ठीक है। तो आज आपने जो है यहाँ तक ये सब चीजें समझी, और ग्रहों में और कल हम जो है अपनी पृथ्वी पर पहुंच जाएंगे। अब हम जो है पृथ्वी के बारे में बात करेंगे बस अगली वीडियो में, ठीक। तो यहाँ तक आपने वीडियो देख ली होगी, तो ये वीडियो आपकी समझ में होगी, आप उस डाटा करते चलिए और सब चीजों को समझते चलिए। बाकी आपका जो है एग्जाम है, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।